धन्यवाद भूपेंद्र भैया। सभी मेरे पत्रकार साथियों को नमस्कार। आपकी अनुमति से जो है मैं अब आज की जो महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है शुरू कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ ऐसे तथ्य भी आपके सामने लाऊं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं, क्योंकि जो चीज़ छप गई है वो तो आपके संज्ञान में है ही, परंतु एक दिन दो दिन जो मैंने अधिक लिए उसमें मैंने कुछ और ऐसे तथ्य निकालने की कोशिश करी गहराई तक जाकर के कि वो छोटी छोटी जो मछलियां हैं उनसे ऊपर जाए और जो इसके असली बड़े मगरमच्छ हैं जिनके संरक्षण में ये काम हुआ है वहां तक जांच को पहुंचाया जाए और वो तथ्य भी मैं आपके सामने रख सकूं कि मैं उन बातों को कह रहा हूं तो कैसे कह रहा हूं। देखिए, बीजेपी का वायदा था काला धन लाने का। काला धन तो नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश में पीला धन आ गया। गोल्ड के जो बिस्किट हैं पीले धन के रूप में यहां पे आ गया। काला धन तो अभी तक नहीं आया है। साथ ही में पहले तक आपने देखा होगा, ये तो हमने सुना देखा सालों में वर्षों में, कि इसके पहले कभी रेड पड़ती थी तो मशीनें बुलवाई जाती थी नोट गिनने की और बड़े बड़े संख्या में नोट गिने जाते थे। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है कि अब तराजू बुलवाने पड़ रहे हैं सोना तोलने के लिए। तो एक परंपरा मध्य प्रदेश में बदल गई और भ्रष्टाचार को एक बहुत ही बड़े स्तर पे लेके गए है मध्य प्रदेश सरकार। यदि इस पूरी जो ये जो रेड हुई है इनका वास्तविक जोड़ किया जाएगा तो ये राशि मात्र 100 करोड़ की नहीं है। 100 करोड़ तो सिर्फ एक छोटी सी मछली से बरामद हुए हैं। ये जो पूरी राशि है, जब इसके बड़े बड़े मगरमच्छ, चाहे वो इकबाल सिंह बैस हो पूर्व मुख्य सचिव, चाहे वो पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे वो वर्तमान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे जो बड़े बड़े अधिकारी आरटीआई जो थे, सब लोगों को मिलाकर के जोड़ेंगे तो विश्वास कीजिएगा कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि दो सौरभ शर्मा है इस समय सिस्टम में। एक सौरभ शर्मा का सच तो अधूरा सामने आया, उसके बाद वो दुबई भाग गया या उसको भगा दिया या जो भी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरा सौरभ शर्मा का सच कब सामने आएगा जो पूरी व्यवस्था के इर्द गिर्द है, वो भी सामने आना चाहिए। दो सौरभ शर्मा है। ये लोग कौन है? चाहे सौरभ शर्मा हो, चाहे चेतन हो, चाहे राजेश शर्मा हो, इनकी भी मैंने कोशिश करी जानकारी खंगालने के लिए। मैंने कई पत्रकारों से भी पूछा, इंटेलिजेंस वालों से तक पूछा, लेकिन उनको तक जानकारी नहीं है कि कौन है चेतन, कौन है, कहां का रहने वाला है, असली नाम क्या है, ये अभी तक किसी को शायद ही पता हो असली जानकारी। लेकिन मैं आपके सामने लाऊंगा इनकी जानकारी। चेतन जो है ये अपना असली नाम चेतन शुक्ला बताता है। एक गाड़ी चेतन गौड़ नाम से भी रजिस्टर्ड है इसकी, एक गाड़ी आरटीओ में चेतन शुक्ला नाम से भी रजिस्टर्ड है इसकी। ये मूल रूप से इसका पैतृक जो रहने वाला है ये भिंड का है। धर्मपुरी कॉलोनी में इसका पैतृक निवास भी है और इसके पिताजी का, माताजी का, सबके नाम है, लेकिन मैं परिवार की तरफ नहीं, जो व्यक्ति है उस पर ही फोकस करूंगा। तो ये पैतृक रूप से भिंड से निकल के फिर ग्वालियर से निकल के कोई मैडम है आरटीओ, उनके यहाँ अटैच होकर के फर्जी नाम बदल करके, क्योंकि काम ही फर्जी है तो नाम भी फर्जी होना स्वाभाविक है, इसको धीरे से इंदौर लेके गए और फिर इंदौर में जो है बड़े भ्रष्टाचार को इनने अंजाम दिया। ऐसी जो राजेश शर्मा है कोई बड़ा आदमी नहीं है, छोटी मामूली छोटी सी मछली है ये सब, बहुत छोटा चेहरा है राजेश शर्मा। राजेश शर्मा के पीछे वास्तविकता में कोई मास्टरमाइंड है तो वो है पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस। पूरी जिम्मेदारी से इस बात को मैं कह रहा हूं। जो लोग हमारे मध्य प्रदेश के थोड़ी भी जानकारी रखते हैं वो सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि राजेश शर्मा और इकबाल सिंह बैस के कितने पारिवारिक कहने या कितने करीबी रिश्ते रहे हैं। और पारिवारिक से भी ज्यादा मैं तो ये कहूंगा कि ये जो राजेश शर्मा है इकबाल सिंह बैस के पपेट है, कि इनके ये सिर्फ चेहरा है कि पूरी जो संपत्ति है अर्जित करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी के नाम से, अब कोई ना कोई अधिकारी होगा, आईएएस होगा तो थोड़ा तो होशियारी करेगा ना, लेकिन हर होशियारी का अंत में खुलासा हो जाता है। तो इनने अपनी होशियारी से जो भी काले धन अर्जित किए,
जो भी अपने शासनकाल में गड़बड़ियां करी, वो ज्यादातर राजेश शर्मा उनके परिवार के लोगों के नाम से अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। मैं कुछ चीजों के आपको प्रमाण भी दूंगा अभी। ये जो पूरा छापेमारी है, दो छापेमारी हुई है, क्योंकि इसका जो सृजन हुआ, जब जनक ये पूरी छापेमारी का या इन लोगों को है जिनने गड़बड़ियां करी हैं, ये इकबाल सिंह बैस जब अपने पावरफुल, सबसे मोस्ट पावरफुल दौर में चल रहे थे, उस समय पर ये सारी चीजें शुरुआत हुई हैं। तो निश्चित ही उनसे सारे तार जुड़ते हैं। अब इकबाल सिंह बैस और राजेश शर्मा का गठजोड़ क्या, ये तो सब जानते हैं, करीबी है, वो उनके वहां बैठता था, जहां उनके ऑफिस है, उनके घरों में जाना आना, ये तो ठीक है अपनी जगह। लेकिन और मैं आपको थोड़ा सा व्यवसायिक गठजोड़ भी बताने की कोशिश करूंगा। एक प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क नाम से चल रहा है, ग्राम सेवनिया गौड़ में। यदि आप लोगों में से कोई वहां गया हो तो देखिएगा, और नहीं गया हो तो कृपया जाइएगा। मैं तो होके भी आया वहां पर, देख के भी आया, बट अपने आराम से गया, मैंने बताया नहीं अपना परिचय, मैं देख करके आया वहां पर। ग्राम सेवनिया गौड़ में जो काम चल रहा है वो एक जीता जागता उदाहरण है कि पूरी भोपाल की सौंदर्यता को, मास्टर प्लान को ताक पे रखकर कैसे बेईमानी से भ्रष्टाचार किया जाता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और मैं कह रहा हूं इसके तथ्य भी दूंगा, आप देखिएगा भी। वहां पर कुदाल बिल्डर्स के नाम पर एक जमीन हुआ करती थी, बहुत बड़ी जमीन और बेशकीमती जमीन, और उसी जगह पर प्रॉपर्टी है, संपत्तियां हैं इकबाल सिंह बैस और उनके परिवार के लोगों की। और इस संबंध में मैं आपको एक रजिस्ट्री, मेरे जो प्रेस नोट आएगा तो एक रजिस्ट्री भी उपलब्ध करवा दूंगा, ये है। इसके अलावा अभी और तथ्य आना बाकी है, जैसे ही आएंगे मैं आपके समक्ष रखूंगा। इसके तार इंदौर में भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, भोपाल में और भी जगह है जहां पे पूरे का पूरा लैंड यूज अलग था, लेकिन एक भूमि जहां पे क्या कहते हैं, माननीय बैस साहब का इंटरेस्ट था, वहां पे उन्होंने अकेली एक भूमि का लैंड यूज बदल दिया, और बाकी इर्द गिर्द सबका दूसरा है लैंड यूज। उसके कागज आ जाएंगे, मैं उसको भी आपके सामने रखूंगा। और जब राजेश शर्मा के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई, इसके तुरंत बाद ही सौरभ शर्मा के तथ्य निकले। तो मुझे लगता है, हो सकता है कि राजेश शर्मा के यहां से कुछ ऐसे तथ्य निकले जो कि सौरभ शर्मा, उनके परिवार, इकबाल सिंह वैसे जुड़ रहे होंगे, तो वो आगे कंटिन्यू होती चली गई है रेड। अब सौरभ शर्मा कौन है, चेतन कौन है, ये मैं आपको बता। सौरभ शर्मा जो है एक आरक्षक है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी या व्यापारी नहीं है, एक आरक्षक है। 19/10/2016 को ये नौकरी में आया, 10/6/2023 को नौकरी से वीआरएस ले लिया। पैसा इतना हो गया था कि आरक्षक बनके उसको बेइज्जती महसूस हो रही थी, उसने 6.5 वर्ष में वीआरएस ले लिया। बोले मैं कैसे आरक्षक बनूं, और दुबई में संपत्तियां, आरक्षक किसी को परिचय देने में शर्म आ रही थी, तो इन्हें 6.5 वर्ष में वीआरएस ले लिया। उसके बाद इनने काम किया, जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, चाहे, अच्छा सवाल उठ रहे हैं पूर्व मंत्रियों पर ट्रांसपोर्ट के। मैं पूछना चाहता हूं, व्यवस्था ये कहती है और विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वर्तमान पे प्रश्न भी उठना चाहिए। वर्तमान परिवहन मंत्री जांच के दायरे से बाहर नहीं है। जो वर्तमान परिवहन मंत्री हैं वो और उनका जो समस्त स्टाफ है उसकी भी जांच होनी चाहिए, कॉल डिटेल सहित सारी चीज के। उनके इस सौरभ शर्मा से कितनी बार बात हुई, स्टाफ की किस किस की बात हुई है, वो पूरी जांच होनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए। साथ ही में चेतन अपना नाम कभी चेतन शुक्ला बताता है, फेसबुक पे चेतन शुक्ला है, और लोगों को चेतन शुक्ला बताता है, कहीं चेतन गौर लिखता है। और आरटीओ की महिला अधिकारी है एक, अभी वर्तमान में मुरैना में पदस्थ है, उनने इसको आरटीओ सिस्टम में लिया और आरटीओ के सारे अधिकारियों से कनेक्टेड है। इसके ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को बड़े बड़े आरटीओ विभाग के अधिकारी क्यों अपने साथ में लेके घूमते थे, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। और साथ ही में वर्तमान मंत्री जी को उनको बताना चाहिए कि आरोप पूर्व क्यों जा रहे हैं। गाड़ी तो आज पकड़ी गई, गाड़ी पे तो आज भी आरटीओ का लोगो लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। इसका मतलब यह कि आज भी वो गाड़ी आरटीओ के नाम से चल रही थी और वसूली कर रही थी। तो इसमें पूर्व का पूरा दोष कैसे आ सकता है? मैं पूर्वों को दोष मुक्त नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान भी इसमें शामिल है, मैं ये कह रहा हूं। वर्तमान में दो लोग हैं, गौरव पाराशर, हेमंत जाटव। ये लोग भी अलग अलग टोल नाकों पे वसूली कर रहे हैं अभी भी, और ये सौरभ शर्मा पूरा कलेक्शन करता था। तो पूर्व मंत्रियों का तो ठीक है, तो सौरभ शर्मा वर्तमानों के लिए भी कलेक्शन करता था, मेरा ये आरोप है। कुछ लोग और हैं, तुबराम है, एक बघेल जी हैं, संजय जी हैं, इन सबको भी इस जांच के दायरे में लेना चाहिए। मैंने एक वीडियो जारी करके आशंका जाहिर की थी
कि जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो डिलीट हो सकते हैं। कारण ये है क्योंकि इसमें नाम इतने बड़े हैं कि वो खुल गए तो सरकार हिल जाएगी, सरकार गिर सकती है, इतने बड़े नाम है। इसलिए उन सीसीटीवी फुटेजेस को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय हाईकोर्ट में जाकर के भी इसकी अपील करूंगा कि तथ्य मिटाए नहीं जाए। साथ ही में जो पूरी छापेमारी की कार्रवाई हुई, जब गाड़ी पकड़ी, पुलिस की भलाई देखिए, पुलिस कितनी शरीफ है। पुलिस कह रही है हमने गाड़ी देखी, गाड़ी देख के हमने तुरंत इनकम टैक्स को फोन कर दिया, इनकम टैक्स आई, उन्होंने सामान निकाल दिया। आज तक तो आपने कभी गाड़ी देख के फोन नहीं किया, आप खुद छोटी छोटी गाड़ियां दिखती हैं, आप बैठ जाते हो चालान काटने, आपकी लाइट टपकने लगती है। यहाँ आपने इतना बड़ा माल देख करके आप ये कह रहे हो कि हमने तुरंत आईटी को, आपको कैसे पता भाई उसके अंदर माल था? आपने आईटी को फोन क्यों किया? मतलब आपको पता था ना, आप स्वीकार कर रहे हो कि हमें पता था इसके अंदर ये माल है, आईटी आके जब्त करे, हम करेंगे तो हमारे ऊपर आरोप आएगा। पहले से ही सब तयशुदा था। जो व्यक्ति है मेन, वो दुबई पहुंच गया और वो पकड़ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जांच जो है वो पूरी सामने आ जाएगी। तो अब वो क्या दुबई शिफ्ट होने वाला है? क्या दुबई एम्बेसी से हमारी मध्य प्रदेश सरकार की कोई बात चल रही है इंडियन एम्बेसी के माध्यम से कि उसको कैसे वापस बुलाया जाए, कि दुबई में कौन कौन सी संपत्तियां हैं? विदेशी दौरों की भी जानकारी लेना चाहिए कि आरटीआई विभाग के जो छोटे छोटे आरक्षक और आरटीआई हैं, इनके बेटे रिश्तेदार विदेशों में घूमते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, निवेश करते हैं। ये कहां से जा रही है संपत्तियां, पैसा, ब्लैक मनी वहां कैसे जा रहा है? इसकी भी जांच करनी चाहिए, पूरा इसको जांच के दायरे में लेना चाहिए। और ये सौरभ के पहले कौन था? सौरभ तो 2016 में आया सिस्टम में। सौरभ के पहले भी कोई ना कोई व्यक्ति संभालता था, उसका नाम और उसके तथ्य भी मैं आपको दे दूंगा आने वाले समय में। और उसके पहले जो ये काम कर रहे थे वो कौन है? साथ ही में आपने देखा होगा इस विभाग में कोई प्रमोशन लेना ही नहीं चाहता। बाकी जगह आंदोलन चल रहा है कि भैया हमें प्रमोशन दे दीजिए। यहां जो आरटीआई है 2011 में कह रहा है हमें ऊपर मत दीजिए, हमें आरटीआई बने रहने दीजिए। वो एआरटीओ नहीं बनना चाहता, वो कह रहा है हमको आरटीआई ही बना रहने दीजिए। यहाँ आरक्षक जो है वो कह रहा है हमें सब इंस्पेक्टर मत बनाइए, हमें आरक्षक बना। एकमात्र ऐसा विभाग है। और 2011 से लेके अभी तक ना कोई प्रमोशन हुआ और ना कोई मांग रहा है, और होता है तो मना कर देते कि हमको प्रमोशन नहीं चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ नीचे जो है इस स्तर की कमाई चल रही है। तो मेरा कहना है कि इसके जो बड़े बड़े सरगना है, चाहे वो इकबाल सिंह बैस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हो, पूर्व हो, वर्तमान हो, या आरटीआई हो, तुगराम हो, बघेल हो, ये सारे लोग हैं। और दूसरे जो सौरभ शर्मा है, मैंने बताया एक का सच आया, दूसरे सौरभ शर्मा, इन सबको जांच के दायरे में लेना चाहिए और इन सभी का सच सामने आना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है सरकार से। साथ ही में मैं इस मामले में एक पत्र लिखूंगा पीएमओ को और मांग करूंगा न्यायिक जांच की, और एक कॉपी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी दूंगा, एक कॉपी सीबीआई को भी दूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दूंगा कि आप सब लोग भी, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, इसमें भ्रष्टाचार का भी केस है और इतना बड़ा केस है, आप सब भी इसको अपनी जांच के दायरे में लीजिए और इसकी विस्तृत जांच कीजिए और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये मैं मांग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं और मैं आप सबको जितने मैंने कागज